हेलो माय डियर फ्रेंड। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन लो। ये कल परसों का आया हुआ एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो पहले, उसके बाद हम आगे इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। देखो यार, इसमें देखो मैं बताता हूँ। किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं क्रमशः रूट 15 सेमी और 6 सेमी है, तो दोनों भुजाओं द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? देखो, ये तुम्हारा त्रिभुज है, ये तुम्हारा दो त्रिभुज है, दो संलग्न भुजा। संलग्न भुजा मतलब क्या? साथ में मिला हुआ भुजा, जैसे ये ए बी और बी सी, जैसे ए सी और बी सी। तो इसकी दो संलग्न भुजाएं है, इससे बना हुआ कोण तुम्हारा दिया हुआ है, बनाया गया कोण 30 डिग्री है। तो क्षेत्रफल निकालना है इस त्रिभुज का। कैसे निकालेंगे? हमारे पास एक फार्मूला है, हाफ ए बी साइन थीटा, ये फार्मूला है। अगर किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजा दी हुई हो और उस दो भुजाओं के द्वारा कोई एंगल बनाया गया हो, तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, हाफ ए बी साइन थीटा। तो हाफ ए बी साइन थीटा, दो भुजा दी हुई है ना, ये दिया हुआ है, ए कितना रूट 15, बी दी हुई है कितना 6 सेमी में है, और थीटा भी दिया हुआ है कितना 30 डिग्री। फार्मूला लो, अप्लाई करो इस फार्मूला को। तो हाफ ए बी, ए मतलब रूट 15, बी कितना 6 साइन 30 डिग्री, यानी आधा इसका होता है। तो हाफ 15 6 साइन 30 डिग्री का आधा होता है, तो 2 या 6, अब तो कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, तो ये रूट 15 है, सॉरी, तो ये 3 रूट 15/2, यानी हम इसी को लिख सकते हैं 3/2 रूट 15। तो इस फार्मूला को याद रखना, ये फार्मूला वहीं अप्लाई होगा जहां पर कि कोई त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं, लगातार भुजाएं दी हुई हो और उसके द्वारा उन दोनों भुजाओं के द्वारा कोई एंगल बना रहा हो, तब हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, हाफ ए बी साइन थीटा, नॉट कॉस थीटा, साइन थीटा। ओके, तो अब हम आज का सेशन शुरुआत करते हैं। हेलो, माय नेम इज भरत मित्तल एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट ए न्यू सेशन ऑन ट्रायंगल। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था ट्रायंगल के बारे में, और इस वीडियो में भी आगे ट्रायंगल ही चलेगा। ज्योमेट्री का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन है ये, और मैंने इसमें पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कोई ट्रायंगल हो, और खासकर मैंने माध्यिका के बारे में बताया था, है ना। तो माध्यिका का मैंने बताया कि अगर कोई ट्रायंगल, अगर ये कोई माध्यिका हो, तो ये कोई भी माध्यिका ट्रायंगल को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी दो बराबर क्षेत्रफल में। अगर इसका क्षेत्रफल 14 है तो इसका भी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अगर इसका क्षेत्रफल 196 है तो इसका भी 196 होगा, है ना। तो कोई भी माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल में बांटती है। और मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई ट्रायंगल हो, मान लो ये आपका एक ट्रायंगल है, तो मैंने बताया था कि केंद्रक, माध्यिका जिस बिंदु पर मिलती है उसको केंद्रक कहते हैं, है ना। तो ये आपका केंद्रक है, ये वाला। तो ये केंद्रक भी त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांटती है। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है, कंप्लीट है। अब थोड़ा सा और आते हैं कि अगर मान लो एक त्रिभुज है आपका, ये आपका एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में, ठीक है, ये आपका केंद्रक था। अब ये जो केंद्रक था, तो ठीक है, ये त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांटेगी, वो तो ठीक है। लेकिन अगर ये
ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, और ये मान लो जी है आपका। अगर किसी त्रिभुज में ये जो ये पोर्शन और ये पोर्शन, ठीक, तो मैंने बताया था कि अगर ये पोर्शन अगर तीनों बराबर हो, ये वाला ए जी इक्वल टू बी जी इक्वल टू जी सी, तो वो समबाहु त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये पोर्शन बराबर है तो इसका मतलब समबाहु त्रिभुज। इसका मतलब एक और निष्कर्ष निकलता है। क्या निकलता है? कि ट्रायंगल BGC इक्वल टू ट्रायंगल AGC इक्वल टू ट्रायंगल AGB। ठीक है, इसको याद रखना है कि ये समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है कि अगर A से G तक की दूरी, A से G तक की दूरी, उसी तरह B से G तक की दूरी, C से G तक की दूरी अगर तीनों बराबर हो तो वो समबाहु त्रिभुज होता है। दूसरी बात, ये तीन जो आपका त्रिभुज बना इसमें, इस केंद्रक के चलते, इस केंद्रक सेंट्रॉइड के चलते जो तीन त्रिभुज बना, एक ये, तीनों भी बराबर होगा। ये तो मैंने पहले भी बताया। और ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगी। ठीक, एक और चीज देखिए कि अगर मान लो ये आपका त्रिभुज है और कोई दो माध्यिका है। ठीक, अगर कोई दो माध्यिका है, दोनों बराबर है, दोनों माध्यिका बराबर है, तो वो समबाहु त्रिभुज होगी। ठीक, तो ये सब तो माध्यिका की बात है। अब सवाल उठता है कि क्या समबाहु त्रिभुज में भी माध्यिका होती है क्या? देखते हैं समबाहु त्रिभुज को। सॉरी, ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज की बात करता हूँ। मुझे याद आया तो थोड़ा समय बता देता हूँ आपको। जब ये मान लो समलंब चतुर्भुज है, मान लो ये ABCD है। ओके, ये जो समानांतर भुजाएं हैं, दो जो समानांतर भुजाएं हैं, अगर इसके मिड पॉइंट, मध्य बिंदु को मिला दें, कोई जो समलंब चतुर्भुज है उसकी जो दो समानांतर भुजाएं हैं, उसकी मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा समलंब चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल में बांटती है। ठीक है, इसको याद रखना है कि समलंब चतुर्भुज में समानांतर भुजाओं को मिलाने वाली, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड समलंब चतुर्भुज को भी दो बराबर क्षेत्रफल में बांटती है। ओके, अगर इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर मान लो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये भी, इसका भी क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। हमने कल बताया था पिछले वीडियो में कि अगर कोई त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाओं को एक ही दिशा में अगर क्रम से बढ़ा दिया जाए तो बाह्य कोण बनता है। ये तो मैंने बताया था, है ना? ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज बढ़ाया है, तो ये तीन कोण बना, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, है ना? ये तो मैंने बताया था। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब जरा सोच के देखो। ठीक है, मैंने तो ये तो त्रिभुज ले लिया। अगर मैं इस त्रिभुज के बदले मैं पंचभुज ले लेता हूँ, यानी बहुभुज। बहुभुज समझते हो ना? बहुभुज जो होता है, पॉलीगॉन, बहुभुज। बहुभुज मतलब क्या? तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, जैसे त्रिभुज है, ये भी बहुभुज है। चतुर्भुज है, ये भी बहुभुज है। पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, ये सारे बहुभुज हैं। तो किसी भी बहुभुज में जो बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री ही होता है हर हाल पे। अब सवाल उठता है कि ये क्या लफड़ा है?
त्रिभुज में तो 3 होता है, तो ठीक है 360 डिग्री होगी। पंचभुज में तो 5 5 होगा, तो भी 360 डिग्री क्यों होगा? हाँ, अब इसको बढ़ा के देखते हैं। ये इसको बढ़ाया इधर, इसको बढ़ाया इधर, इसको बढ़ाया इधर चतुर्भुज में, तो ये तो भी 360 डिग्री होगा, 4 है तो। अब अगर मैं पंचभुज ले लेता हूँ, अब इसको बढ़ाओ, अब देखो ये कौन, ये कौन, ये कौन, ये 5 कौन है, तो भी 360 डिग्री ही होगा, है ना? क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए कि जो जो भुजाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, 3 से 4, 4 से 5, तो ये कोण जो है ना छोटा होता जाएगा। देखो ये कोण, ये देखो कितना विशाल कोण था ये, अब देखो ये छोटा कोण होता गया। मतलब समझ रहे हो कि जो जो भुजाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, बाह्य कोणों का जो वैल्यू है वो भी कम होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, ठीक। लेकिन हर हाल पे 360 डिग्री होगा। अब एक फार्मूला आता है जो बार बार यूज होता है कंपटीशन में, कि ठीक है किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री है, ओके बराबर। इसका मतलब है कि बाह्य कोणों का योग 360 है, तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा? अगर बाह्य कोणों योग जो है, योग 360 है, तो प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक मतलब एवरी यानी एवरेज के रूप में, तो 360 डिग्री बटे एन। एन क्या है? भुजाओं की संख्या है। पंचभुज तो 5 हो जाएगा, षष्ठभुज तो 6 हो जाएगा इस जगह, ठीक है। तो एन मतलब भुजाओं की संख्या, यानी प्रत्येक बाह्य कोण या बहिष्कोण का फॉर्मूला है 360 डिग्री बटे एन, लेकिन टोटल बाह्य कोण का योग कितना? 360 डिग्री। प्रत्येक तो बटे एन कर देंगे, ठीक। तो ये तो हो गया आपका बाह्य कोण। अब अंतः कोण की बात करते हैं। मैंने बताया कि त्रिभुज में 3 अंतः कोण होता है, ये और ये, तीनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, ओके। उसी तरह पंचभुज है, इसका भी, और चतुर्भुज है, इसका भी 360 डिग्री होता है, ठीक है। इसी तरह बढ़ते जाएंगे। तो अंतः कोण जो होता है, इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है कि n-2 इंटू 180 डिग्री, ये क्या है? टोटल अंतः कोणों का योग किसी भी बहुभुज में, किसी भी बहुभुज चाहे त्रिभुज हो चतुर्भुज हो, उसके लिए फॉर्मूला लागू होता है कि n/2 इंटू 180 डिग्री, ये अंतः कोणों का योग है, अंतः कोणों का योग, ठीक है। n-2 इंटू 360 डिग्री, ये अंतः कोणों का योग हो गया, n-2 इंटू 180 डिग्री। अब सवाल उठता है कि इसको हम और भी तो तोड़ सकते हैं ना, इसी फार्मूला को। कैसे? देखो n-2 है तो 180 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 90 डिग्री, बात एक ही है। अब इसको मैं ये सबको इंटू कर दो, तो 2n-4 इंटू 90 डिग्री, तो ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है, ठीक है। n-2 इंटू 90 डिग्री लिख सकते हैं ना 180 को, 2 गुना 90, इसलिए 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ठीक। तो ये हो गया ये वाला, चाहिए ये वाला याद रखो। n-2 इंटू 180 डिग्री क्या है? त्रिभुज के टोटल अंतः कोणों का योग, लेकिन प्रत्येक त्रिभुज बराबर, तो n से भागा कर देंगे जिस तरह ऊपर किए थे, तो इतना बटे n प्रत्येक त्रिभुज के लिए, ठीक है। प्रत्येक त्रिभुज याद रखना कि किसी भी बहुभुज, चाहे त्रिभुज हो चतुर्भुज हो, किसी भी बहुभुज के
टोटल बाह्य कोणों का योग 360 और प्रत्येक बाह्य कोण 360/n। प्रत्येक बहुभुज के टोटल अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 और प्रत्येक बाह्य अंतः कोण n-2 180/n। ठीक, तो ये सबको याद रखना। ये सब इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको। ओके, सो नाउ अब हम आते हैं अंतः केंद्र पर। एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है। अंतः केंद्र मीन्स क्या? कोण जो है ABC एक त्रिभुज है, इसका एक कोण A है मान लो, ठीक, एक कोण A है। एक यहां से मैंने रेखाखंड खींचा BC पर, ए शीर्ष है, त्रिभुज में 3 शीर्ष है, तो ए शीर्ष से मैंने खींचा। इसका जो कोण है उसको समद्विभाजित कर रहा है कौन? AD जो है BAC, एंगल BAC को, BAC मतलब क्या? ये वाला पूरा समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित मतलब ये कोण बराबर होगा दोनों से। तो ये जो कोणों का जो समद्विभाजक है ना, ये AD क्या हो गया? कोण का समद्विभाजक हो गया। किसका? A का। उसी तरह हम आगे भी तो खींच सकते हैं ना। ये मान लो ABC है, ये बराबर कोण समद्विभाजित कर दिया AD ने। उसी तरह BE, तो ये कोण बराबर समद्विभाजित कर दिया। उसी तरह CF, तो ये कोण और ये कोण समद्विभाजित कर दिया। अब सवाल उठता है कि ये तीनों जो कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है, देखो इस बिंदु पर मिल रहा है ना। तो इसको मान लो हम O मान लेते हैं कुछ देर के लिए, ठीक। तो कोण जो समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है उसी को अंतः केंद्र कहते हैं। अंतः केंद्र, इन सेंटर, ठीक। किसी त्रिभुज का कोण समद्विभाजक, कोण याद रखना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कोण समद्विभाजक। किसी त्रिभुज का कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है उसको हम अंतः केंद्र, इन सेंटर कहते हैं, इन सेंटर। अच्छा, अब देखो ये तुम्हारा त्रिभुज है ABC, यह मेरा अंतः केंद्र है। कुछ देर के लिए मान के चलते हैं ये अंतः केंद्र है, ठीक। अंतः केंद्र है ये, केंद्रक नहीं, अंतः केंद्र मान के चलते। ये देखो, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक। अंतः केंद्र है। इसके अंदर एक सर्किल हमने खींच लिया, सर्किल। अब देखो ये सर्किल जो है, इस सर्किल का कुछ तो त्रिज्या होगा ना, यहाँ R मान लेते हैं, R कुछ तो होगा ना त्रिज्या R, तो यानी ये अंतः त्रिज्या हो गया। ये जो R है अंतः वर्ड बनाए, देख रहे हो, अंतः त्रिज्या। ये सब पता है मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज है। जितना कुछ मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन भी लेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन लेंगे आज, लेकिन पहले कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए ना। जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना तो फिर पूरी जिंदगी भर भटकते रह जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए पहले कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो अंतः त्रिज्या R है। अंतः वर्ड मतलब क्या? देखो इस तरह का वर्ड कहीं पर हो ना कि अंतः त्रिज्या, परित्रिज्या। अंतः इसलिए कि त्रिभुज की अंतः त्रिज्या, त्रिभुज की तो कोई त्रिज्या होती नहीं है, लेकिन अंतः त्रिज्या जरूर होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज, जैसे ये वर्ड आए ना अंतः त्रिज्या, तो इसका मतलब है एक्सक्यूज मी, अगर बोले कि त्रिभुज की अंतः त्रिज्या, इसका मतलब कि त्रिभुज के अंदर कोई सर्किल हो गया, त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त होगा, उसकी त्रिज्या को ही अंतः त्रिज्या बोलते हैं।
आर, कुछ तो होगा ना, नहीं तो क्या होगा, अंतः त्रिज्या। तो त्रिभुज की जो अंतः त्रिज्या है उसका एक फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखना, आर इक्वल टू ए बाय एस। ए क्या है, क्षेत्रफल, एस क्या है, अर्ध परिमाप, ठीक, क्षेत्रफल इस पूरे त्रिभुज का। अर्ध परिमाप मतलब क्या, जैसे ए के सामने का ए छोटा, बी का स्मॉल, सी के सामने सी, तो अर्ध परिमाप होता है ना, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू एस, है ना। ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू एस नहीं होता है। ए के सामने स्मॉल ए भुजा है, ये बी के सामने भुजा बी है, सी के सामने छोटा सी है, तो आर इक्वल टू ए बाय एस, इसको याद रखना है, ये बहुत यूज होगा अंतः त्रिज्या के बारे में, आर इक्वल टू ए बाय एस, ठीक। अब देखो ये जो मैंने बोला आर इक्वल टू ए बाय एस, अब एक इसी से संबंधित बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज याद रखना कंसेप्ट की। मान लो एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, समकोण त्रिभुज है, मान लो इसकी भुजा ए है, ये है बी और ये है एच, ठीक। अब इसकी भी तो कोई अंतः त्रिज्या होगी ना। अंतः त्रिज्या मतलब क्या, इसके अंदर जो वृत्त है, समकोण त्रिभुज के लिए इसके अंदर भी तो वृत्त होगी, तो इसकी भी तो कोई त्रिज्या होगी ना। देखो ये आर है ना, आर आर कुछ तो होगी ना, क्या होगी इसके आधार पे। लेकिन हम समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसकी जो अंतः त्रिज्या है ना आर, इसके लिए मैं एकदम शॉर्टकट फार्मूला बता रहा हूँ, बहुत अच्छा ट्रिक है कि ए प्लस बी माइनस एच बाई 2, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि अगर ये फार्मूला सिर्फ समकोण त्रिभुज के अंतः त्रिज्या के लिए लागू होता है, समकोण त्रिभुज के अंतः त्रिज्या के लिए। अगर किसी समकोण त्रिभुज में अंदर वृत्त है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो लंब और आधार को जोड़ करके कर्ण को घटा देना और 2 से भागा दे देना, तो a प्लस बी माइनस एच बाई 2, एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो इसको याद रखना समकोण त्रिभुज के लिए, ठीक है। अब आते हैं, क्योंकि जब अंतः केंद्र अंतः त्रिज्या की बात हो रही है, तो मान लो एक त्रिभुज है, ये ए बी सी। मैंने क्या बोला कि अगर कोई त्रिभुज है तो मान लो ये तुम्हारा कोण समद्विभाजक है, जिस तरह मैंने बताया था ना पहले, कोण समद्विभाजक कोई जिस बिंदु पर मिलता है उसको अंतः केंद्र कहते हैं, तो ये अंतः केंद्र होगा ओ, ठीक है। तो ये कोण समद्विभाजक है, ये यहाँ पर मिल रही है, तो इस त्रिभुज ये जो कोण बना ना ये वाला, इसका वैल्यू क्या होगा, एंगल BOC। याद रखना ये फार्मूला जो है एंगल BOC निकालना है, तो 90 डिग्री प्लस हाफ किसका, सामने वाला जो एंगल है, इसको याद रखना कि अगर किसी त्रिभुज में 2 कोण जो है उसको समद्विभाजित करे, 2 कोण को, तो ये जो एंगल बनता है त्रिभुज के अंदर, बाहर नहीं अंदर, त्रिभुज के अंदर अगर बनता है तो ये कोण एंगल BOC इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री अपने मन से देना है प्लस सामने वाले का आधा, बस ये फार्मूला है तुम्हारा। लेकिन याद रहे हर हाल पे ये जो फार्मूला हमारा लागू होगा वो तब लागू होगा जब त्रिभुज में 2 जो रेखाखंड है वो एंगल को समद्विभाजित कर रहा हो, क्योंकि ये अंतः केंद्र है। अंतः केंद्र मीन्स क्या होता है, जब
कोई कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है उसको अंतः केंद्र कहते हैं। और ये प्लस है, ये ध्यान रखो, प्लस है यहाँ पर। अगर अंदर है त्रिभुज के अंदर तो प्लस होगा, ठीक है, त्रिभुज के अंदर है तो प्लस होगा। अब इसी को देखो थोड़ा सा, अब दूसरा में लेता हूं मैं। अब देखो, मान लो ये कौन है ABC, अब इसको बढ़ाया गया, AB को बढ़ाया और AC को बढ़ाया, इसका और इसका, इस कोण और इस कोण का समद्विभाजक O पर मिलता है। अभी तक हम बता रहे थे अंदर, अंदर को भूल जाओ अभी कुछ देर के लिए। अंदर वाले में क्या था, 90 डिग्री प्लस हाफ सामने वाले का एंगल। अब इस पे देखो, BA भुजा को बढ़ाया, ठीक है, AC भुजा को बढ़ाया, तो ये कोण, ये जो कोण बनता है, ये जिस बिंदु पर मिलता है ये भी अंतः केंद्र ही है, लेकिन बाहर है, इस त्रिभुज के बाहर है। तो अब BOC बराबर एंगल BOC बराबर 90 डिग्री माइनस हाफ, बस। क्या अंतर देख रहे हो, प्लस और माइनस का। जब त्रिभुज के अंदर था तो प्लस था, त्रिभुज के बाहर आ गया तो माइनस। फॉर्मूला सब कुछ वही है, सिर्फ प्लस माइनस की बात है। एक्सक्यूज मी, यानी त्रिभुज के बाहर अगर बने तो माइनस होगा, ठीक, इसको याद रखना, ये दो चीज। अब मुझे एक चीज और याद आ रहा है कि ठीक है, ये तो त्रिभुज की बात है, त्रिभुज में तो होता है। अब एक मैं ले रहा हूं समलंब, समलंब में भी होता है क्या, ये समलंब है ना, ABCD, ये समलंब है, ओके। अब मान लो ये है कोण और ये कोण, इस दोनों का कोण समद्विभाजक, ये और ये, इस दोनों का कोण समद्विभाजक O पर मिलता है। ये समलंब चतुर्भुज की बात कर रहा हूँ, मुझे याद आ गया तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि दिस इज ट्रेपेजियम, सो दिस इज एंगल बाइसेक्टर AO एंड BO। तो ये मिलता है, तो ये कोण कितना होगा, ये देखो ध्यान रहे, ये तुम्हारा जो समानांतर भुजा है उसके तरफ है ये, ठीक। तो AOC कितना होगा, एंगल AOB, ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला जो कोण है ना, ये सामने वाले कोण का एवरेज होता है, औसत होता है। तो C+D/2, याद रखना कि ये समलंब चतुर्भुज के लिए है कि इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो जिस केंद्र पर मिलता है, तो AOB एंगल बनाया ना, तो ये एंगल बराबर क्या होगा, सामने का एंगल को जोड़ के 2 से भागा कर देना है, यानी सामने वाले एंगल का औसत हो गया, ठीक। अब इसी से मुझे एक और चीज याद है, हालांकि हम चतुर्भुज तो अभी पढ़ नहीं रहे हैं, ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा याद आ रहा है, उसको आगे तो पढ़ेंगे काफी विस्तार से। तो एक मान लो समलंब चतुर्भुज है, ये सब चीज जानोगे ना यार, तो आगे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो सब कुछ ठीक है, वरना कोई मुश्किल है। मान लो ये समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज में ये दो समानांतर भुजाएं हैं AD और BC, लेकिन दो ऐसे हैं जो समानांतर भुजाएं नहीं है, AB और CD। इस जो दो असमानांतर नॉन पैरेलल साइड्स है उसका मिड पॉइंट ये और ये, इसको मिला दो, ओके, इसको मिला दो, ये E है, ये है F। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई
जो दो नॉन पैरेलल भुजाएं है उसको मिलाने वाले रेखाखंड ई एफ की लंबाई कितनी होगी? ई एफ बराबर क्या होता है? ये प्लस ये बटे 2, यानी ए डी प्लस बी सी बटे 2। ठीक। अगर दो समलंब चतुर्भुज है, उसमें जो दो असमानांतर नॉन पैरेलल भुजाएं हैं उसके मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी? दोनों समानांतर भुजा बटे 2। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा समलंब चतुर्भुज की बात है। इसी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जो मुझे याद आ रहा है अभी फिलहाल मैं बता रहा हूँ। देखो, अधिक से अधिक ना नॉलेज को गेन किया करो। पहले तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करने से, छटपटाने से कोई फायदा नहीं है। जब तक तुम्हारे पास पूरा कंसेप्ट नहीं आ रहा है, कोई फायदा नहीं आने वाला तुम्हें। तो अधिक से अधिक नॉलेज को गेन किया करो, वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होगा। ओके, तो ये मान लो तुम्हारा आयत है, ये तो स्पष्ट है कि आयत है। आयत का जो मिड पॉइंट है, प्रत्येक भुजा का मध्य बिंदु, तो आयत का प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से एक समचतुर्भुज बनता है। ये है मेरा आयत, इसकी प्रत्येक चारों भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाने से ये समचतुर्भुज बनता है, रोम्बस। ओके, अब आते हैं रोम्बस पे। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की प्रत्येक जो मध्य बिंदु है, चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से आयत बन गया, और ये समचतुर्भुज है। मतलब देख रहे हो अंतर? देख रहे हो अंतर क्या है कि आयत की चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से समचतुर्भुज बनता है, लेकिन जस्ट उल्टा, अगर समचतुर्भुज है उसकी चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाओगे तो आयत। यानी हम कह सकते हैं इस स्थिति में आयत जो है और समचतुर्भुज, यानी आयत की भुजाओं मध्य भुजाओं को मिलाओगे तो समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के मध्य भुजाओं को मिलाओगे तो आयत बनेगा, उल्टा एक दूसरे का। इस पर क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक, ओके। सो नाउ एक ये जितना मैं बता रहा हूं ना, इसको एक फार्मूला की तरह मान के चलो, एकदम थ्योरम की तरह। ये मान लो एक तुम्हारा त्रिभुज है, ये मान लो पी क्यू और ये है आर। अब देखो, ये जो तुम्हारा एंगल है ना क्यू पी आर, इसका समद्विभाजक मान लो एस है। ठीक है, इस एंगल का याद रहे, यह मैं कौन समद्विभाजक का जो है इसकी बात बता रहा हूं। इस एंगल का जो कौन समद्विभाजक है वो है पी एस। क्या है? पी एस है। ठीक, अब इसी एंगल से, इसी शीर्ष से मैं एक लंब डालता हूं इस क्यू आर पे, लंब इस क्यू आर पे, तो ये कुछ तो बना होगा ना, ये कोई एंगल, ये वाला लंब डाला एल, तो एल पी एस, ये वाला एल पी एस, इसका मान क्या होगा? एल पी एस, ये वाला क्या मान होगा? तो एंगल एल पी एस बराबर ये कोण और ये कोण को माइनस करो, एंगल क्यू माइनस एंगल आर बटे 2 कर दो। मतलब बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई त्रिभुज है, उसके एक जो रेखाखंड है वो सामने वाले कोण का समद्विभाजक है। ठीक है, अब इसी शीर्ष से मैंने एक लंब डाला, तो ये एल है, तो ये कोण तो बना होगा ना एल पी एस, तो ये कितना होगा? ये कोण माइनस ये कोण, प्लस नहीं माइनस, बटे 2। ठीक,
Okay, so now what is next? नेक्स्ट में एक मान लो एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ABC BC, ठीक है। तो त्रिभुज की दो भुजाओं, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, त्रिभुज की जो है दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं, ये दोनों मान लो AB का मध्य बिंदु ये है, AC का मध्य बिंदु ये है। तो त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा ये वाली इसके समानांतर होती है और इसकी आधी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड ये जो है, मान लो ये D है, ये E है, तो DE जो है BC के समानांतर है ठीक है, BC के समानांतर है, लेकिन BC की आधी भी है ये, यानी हम इसको लिख सकते हैं DE is parallel to BC and DE जो है BC का आधा है। ठीक, समझ में आ रहा है? मैंने बोला कि एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है, इसका मिड पॉइंट मध्य बिंदु ये दोनों है, इसको मिला दो। अब देखो ये जो है ना इसका समानांतर है, तो ये वाला जो है ना DE इसकी आधी होगी, ये वाला इसकी आधी होगी लंबाई में। अगर ये मान लो 8 है तो ये 4 हो जाएगा। कब? जबकि ये समानांतर हो तब, और ये मिड पॉइंट होना चाहिए, मध्य बिंदु हर हाल पे। ठीक है, इसको याद रखना। तो ये तो अंतः केंद्र से चलते चलते कहाँ पहुंच गए। अब आते हैं परिकेंद्र। सरकम सेंटर। एक त्रिभुज है, यहां से हमने लंब डाला, ये देखो, लेकिन एक त्रिभुज पर लो ABC, यहां से हमने लंब डाला, तो ये जो है भुजाओं को बराबर बांट रहा है। लंब समद्विभाजक है ये, लंब समद्विभाजक। तो ये जो भुजा है ना, इस पर AD ये लंब समद्विभाजक, एक तो लंब है ही और दोनों भुजाओं को बराबर बांट रहा है, यानी ये माध्यिका है, लेकिन माध्यिका के साथ साथ ये लंब भी है। ठीक, माध्यिका तो है ही लेकिन लंब भी है। BD इक्वल टू DC। ठीक, इसी तरह ये भी इधर भी होगा लंब समद्विभाजक, इसी तरह इधर भी होगा लंब समद्विभाजक DE और F। ठीक, जो लंब समद्विभाजक है, भुजाओं के लंब समद्विभाजकों के जिस बिंदु पर मिलता है उसको परिकेंद्र कहते हैं। अंतः केंद्र से थोड़ा सा अलग है। अंतः केंद्र में क्या था, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। अंतः केंद्र में क्या था, अंतः केंद्र में था कि कौन समद्विभाजक था। ये देखो कौन समद्विभाजक, उससे मतलब नहीं कि लंब था कि नहीं था या था, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कौन समद्विभाजक था, यह था अंतः केंद्र। यहाँ हम परिकेंद्र की बात कर रहे हैं। तो परिकेंद्र में क्या है कि लंब समद्विभाजक, एक तो सामने के भुजा से, सामने के कोण से, एंगल से, सामने के शीर्ष से सामने की भुजा पे लंब हो और समद्विभाजक हो, यानी लंब के साथ साथ माध्यिका हो, वो इसको बराबर बांटे। ठीक, इसको ऐसे समझो।
ए बी सी, यह है लंब समद्विभाजक। डी है मान लो, ये भी है ई, तो बी ई भी लंब समद्विभाजक है, यानी बी डी इक्वल टू डी सी। उसी तरह ए ई इक्वल टू सी ई। ठीक, तो लंब समद्विभाजक है। यानी अब देखो, ये तुम्हारा, अब इसी के चारों तरफ अगर मैं एक सर्किल बना दूं, इसको यहां समझो, ठीक है। अब देखो, ये त्रिभुज है, देखो ये परिकेंद्र नाम क्यों पड़ा? परि मतलब क्या? चारों तरफ। तो त्रिभुज का परिकेंद्र मतलब त्रिभुज के चारों तरफ एक सर्किल होगा। यहाँ था अंतः केंद्र, तो त्रिभुज के अंदर, अंतः मतलब अंदर, अंतः केंद्र में। यहाँ है परिकेंद्र, परिकेंद्र मतलब त्रिभुज के चारों तरफ सर्किल है। इसकी ये वाला देखो, ये त्रिज्या है ना, ये 3 त्रिज्या है, इसको ऐसे समझो, है ना। तो ये त्रिज्या, तो इसको बोलते हैं परिकेंद्र, यानी लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको परिकेंद्र कहते हैं। अब ये जो परिकेंद्र है, यहां से शीर्ष, ये और ये बराबर दूरी होगा। परिकेंद्र शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। परिकेंद्र शीर्षों से, यहाँ से बराबर दूरी पर होगा, यानी बी ई। अगर यहाँ पर ऐसे लें तो बी जो है, अगर यहाँ ओ मानते हैं तो बी ओ इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ए सी। थोड़ा सा लगता है कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। इसको समझो, ये था मेरा अंतः त्रिज्या आर, याद करो मैंने बताया था R/S, है ना। अंतः त्रिज्या में क्या था कि अंतः केंद्र था, ये भुजाओं से सॉरी, ये भुजाओं से बराबर दूरी पर था। अंतः केंद्र भुजाओं से बराबर दूरी पे था, लेकिन परिकेंद्र जो है ये शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। ये परिकेंद्र है शीर्ष से बराबर दूरी पर, यानी ये आर, तो ये इसको कैपिटल आर से भी लिखते हैं, आर, तो आर। ठीक, तो परिकेंद्र शीर्ष से बराबर दूरी पर होता है, लेकिन अंतः केंद्र भुजाओं से बराबर दूरी पर। तो परिकेंद्र, तो ये परित्रिज्या हो गया। ये यहाँ अंतः त्रिज्या था अंतः केंद्र में, यहाँ परित्रिज्या है परिकेंद्र के लिए, तो परित्रिज्या सर्कम रेडियस आर। ठीक, अब क्या है कि आर क्या होगा, यानी हम लिख सकते हैं ना, यहाँ अगर ओ है तो ओ ए, ओ बी, ओ सी इक्वल टू आर, है ना। ये अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ओ है, तो ओ बी, है ना, ओ ए, ओ बी और ओ सी क्या है, आर ही है ना। ये तो ये देखो, सिर्फ इस सर्किल को समझो सिर्फ, तो ये ओ बी त्रिज्या होगा ना सर्किल का, उसी तरह ओ सी त्रिज्या होगा, ओ ए त्रिज्या होगा, तो ये परित्रिज्या। परि मीन्स क्यों? त्रिभुज के चारों तरफ है। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लो ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, तो परिकेंद्र जो है ना, परिकेंद्र ये यहाँ
समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण पर होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण पर होता है, यानी बीच में होता है, कर्ण के बीच में। अगर ये मान लो O है तो AO इक्वल टू OC। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि परिकेंद्र मतलब क्या, शीर्षों से बराबर दूरी होगा। अगर ये AO तो ये OC, तो AO और OC यानी AO इक्वल टू OC इक्वल टू OB। क्यों? परिकेंद्र जो है अपने शीर्ष से बराबर दूरी पर होता है, ये परिकेंद्र है। ये समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र हमेशा कर्ण पर होता है, कर्ण के एकदम बीच हिस्से पर। अगर बीच हिस्सा मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु मतलब क्या, ये भाग और ये भाग बराबर होगा, AO और OC बराबर होगा। तो अगर ये शीर्ष है तो ये भी तो शीर्ष है ना, और ये भी तो शीर्ष है, A B और C तीन शीर्ष है। तो इस बिंदु से A की दूरी बराबर, इस बिंदु से B की दूरी बराबर, इस बिंदु से C की दूरी बराबर, यानी AO इक्वल टू OB इक्वल टू OC। ठीक, इसको याद रखना है हर हाल पे। अब आते हैं, एक ट्रायंगल है मान लो, अभी सब सारा ट्रायंगल ही चलेगा, ABC एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में मध्य बिंदु, त्रिभुज की तीनों मध्य बिंदु को मिला दो, त्रिभुज के तीनों मध्य बिंदु को मिला दिया। अब इसको मान लो ये D है, ये E है, ये F है। ठीक है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया तो एक नया त्रिभुज बना। कौन सा? DEF, त्रिभुज DEF बना, नया त्रिभुज। एक चीज याद रखना कि त्रिभुज के अगर तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर, अगर मध्य बिंदु हो तब, ऐसे नहीं, मैं सिर्फ मध्य बिंदु की बात कर रहा हूं। किसी भी त्रिभुज में ना, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाओगे तो उससे जो नया त्रिभुज उसके अंदर बनता है ना, वो पुराना त्रिभुज का 1/4 होता है। ट्रायंगल ABC, बड़ा वाला क्या था? ABC। त्रिभुज की मध्य बिंदु को मिलाने से एक नया त्रिभुज बना DEF, तो ये 1/4 होगा इसका। और क्या, इसमें देखो 4 त्रिभुज बन रहा है, BFD, DEF, CED और AFE, 4 त्रिभुज। चारों का क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, याद रखना इसको, चारों का क्षेत्रफल बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अगर तुमसे पूछ दे कि का वैल्यू कितना होगा, तो इस पूरे का चौथाई। अगर मान लो इस पूरे त्रिभुज का तुम्हारा क्षेत्रफल दे दिया जाए, कितना, 18 या 20 कुछ भी मान लो दे दिया जाए, मान लो तुमको दे दिया जाए 100, ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरे त्रिभुज का ABC का। तुमसे बोलेगा DEF कितना होगा, तो ये 1/4 होगा, यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/4। क्यों? 4 त्रिभुज बन रहा है ना, तो 1/4। तुमसे अगर पूछता कि त्रिभुज AFE का क्षेत्रफल कितना होगा, अगर पूरे का 100 होगा तो भी 1/4 होगा, ये वाला। ठीक है, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और इसके पहले मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर ये तुम्हारा कोई त्रिभुज है तो किसी त्रिभुज के 2 माध्यिका, मान लो ये माध्यिका है, ये भी माध्यिका है। माध्यिका मीन्स क्या? सामने के भुजा को बराबर बांटना है ना, A B C, ये D है।
तो बी डी इक्वल टू डी सी। माध्यिका वही था ना कि सामने की भुजा को बराबर बांटता है, तो बी डी इक्वल टू डी सी। ठीक, उसी तरह अगर ई है तो ये माध्यिका है तुम्हारा कौन सा, बी ई, यह था ए डी, यह है बी ई, तो ए ई इक्वल टू सी ई, है ना। तो किसी त्रिभुज की दो माध्यिका अगर बराबर हो, बराबर याद रखना, जब किसी त्रिभुज की दो माध्यिका, जब दो माध्यिका बराबर होगी किसी त्रिभुज में, तो वो त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज होगी, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, उसी तरह जब तीन माध्यिका, तीनों माध्यिका, तीन ही तो माध्यिका होती है यार और उससे ज्यादा क्या होगा, अगर तीनों माध्यिका बराबर हो तो वो समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, इसको याद रखना। एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मान लो एक त्रिभुज है, हालांकि ये समरूप त्रिभुज पे आधारित है, फिर भी मैं बता रहा हूं, ये कौन समद्विभाजक है, ये और ये एडी है। मान लो एक त्रिभुज है ए बी सी, इसका कौन समद्विभाजक, कौन समद्विभाजक यानी एंगल ए को दो बराबर बराबर भाग में बांट रहा होता है, तो बी ए डी सी ए डी बराबर। ठीक, कौन समद्विभाजक है, ए डी, तो ए बी, इसका फार्मूला एक तरह समझो, ए बी बटे ए सी इक्वल टू बी डी बटे सी डी होगा। कब, जब सामने का कोण समद्विभाजित हो तब क्या होता है, ए बी बटे ए सी इक्वल टू बी डी बटे सी डी। इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद, शर्त इसका यही है कि सामने का कोण समद्विभाजित हो, कोण समद्विभाजक। दूसरी बात, ए बी ये वाला बटे ए सी ये वाला। अब इस भुजा के सामने का भुजा बी डी है, तो इसके सामने बी डी, इस भुजा के सामने की भुजा क्या है, डी सी है, तो बटे इसके सामने डी सी या सी डी। ठीक, अब क्वेश्चंस लेते हैं कुछ। क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर है। ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी समकोण है। देखो एंगल बी समकोण है और भुजा एसी पर डी माध्यिका है, मध्य बिंदु है। यदि ए बी 6 सेमी है, बी सी 8 सेमी है, तो बी डी की लंबाई बताएं। ट्रायंगल एबीसी में बी समकोण है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और भुजा एसी पर डी, डी मध्य बिंदु है। याद करो मैंने बताया था मध्य बिंदु है। यदि ए बी 6 सेमी है, बी सी तुम्हारा 8 सेमी है, तो ये कितना होगा, 10 सेमी है अपने आप। क्यों, देखो ये ट्रिपलेट है, इसका आधा करो 3, इसका आधा करो 4, तो 3 4 5 सबको दुगुना कर दिया है, ट्रिपलेट है ये ना, 3 4 5 इसका दुगुना कर दिया सबको 8, तो ये 10 होगा। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, तो बीडी की लंबाई, बीडी मतलब ये, याद करो मैंने अभी तुरंत बताया था कि अगर ये परिकेंद्र है कुछ देर के लिए मानो, क्यों, इसका शीर्ष से दूरी बराबर है, मध्य बिंदु है ये। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर कोई समकोण त्रिभुज हो और कर्ण का बीच, कर्ण को बीच में बांटे मध्य बिंदु में, तो ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होता है। तो अगर ये पूरा का पूरा AC 10 है, AC ये तुम्हारा 10 है, तो AD बराबर 5, CD बराबर 5, इसलिए BD भी 5। ये भुजा और ये भुजा बराबर होता है, इसको याद रखने, इस पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो कर्ण का आधा ये 5 हो जाएगा।
दूसरा है तुम्हारा ट्रायंगल एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, इसमें एंगल बी 90 डिग्री है और एसी कर्ण है, डी उसका परिकेंद्र है और ए बी 3 सेमी है, बीसी 4 सेमी है, तो बीडी का मान क्या है? पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इसमें बी 90 डिग्री है, लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बी 90 डिग्री है, एसी कर्ण है, डी उसका परिकेंद्र है। मैंने भी तुरंत बताया था परिकेंद्र समकोण त्रिभुज के कर्ण पर होता है, यानी मिड पॉइंट है, ये मध्य बिंदु, यहाँ से बराबर दूरी पर ओ मान लेते हैं। क्या है तुम्हारा? है डी है, सॉरी इसको डी मानते हैं। तो ए डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू बी डी। तो तुम्हारा दिया हुआ है क्या है? ए बी 3 सेमी है, बी सी 4 है, अगर ये 3 है ये 4 है तो ये 5 होगा ना, समकोण त्रिभुज है ना यार, ट्रिपलेट है तुम्हारा 3 4 5 का, है ना, तो ये 5 है, तो बी डी कितनी होगी? ये बी डी अभी तुरंत बताया कि इसका आधा, कर्ण का आधा, तो 5 है तो 2.5, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में एंगल सी 90 डिग्री है, देखो इसको सी मानते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, 90 डिग्री है। क्यू जो है बीसी का माध्यिका है, क्यू जो है बीसी का माध्यिका है, माध्यिका मतलब क्या? क्यू मान लेते हैं यहाँ से, ये माध्यिका, ठीक है। यदि ए बी ये वाला 10 है और ए सी 2√10 है, तो ए क्यू निकालना है तुमको इस बार, ये वाला ए क्यू निकालना। माध्यिका मतलब क्या? बी क्यू इक्वल टू क्यू सी, तो पहले इसको निकाल लेते हैं, ये वाला पार्ट समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस थ्योरम है, 100 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 2 दूना 4, 10 चौक 40, तो √60, 2 दूना 4, 15, यानी ये जो BC निकला ना मेरा, ये निकला 2√15। अब देखो इसकी आधा, ये जो माध्यिका है ना, तो माध्यिका है तो ये तुम्हारा तो निकल गया, अब इसको निकालो। देखो ये तुम्हारा 2√10 है, इसका आधा, माध्यिका मतलब क्या? सामने के भुजा को बराबर बांटता है, तो अगर ये पूरा का पूरा 2√10 है तो ये सी क्यू कितना? आधा होगा, तो आधा कर दो, 2√15 है सॉरी, तो इसका आधा कर दो, तो आधा करेंगे भागा तो √15 होगा, तो √15 हो गया, ठीक, √15 है, इसको यहाँ समझो यार, घिना आ गया। तो √15, ये 2√10, तो इसको निकालना। अब इसी यही चीज है, ये देखो समकोण त्रिभुज है तुम्हारा, समकोण त्रिभुज है ना, तो ये निकाल लो। अब ये कर्ण है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि ये देखो 90 डिग्री है, तो 15 का स्क्वायर, तो 15 प्लस 2 दूना 4, 10 चौक 40, पाइथागोरस थ्योरम, तो कितना? 55, √55 हो गया आंसर, ये क्यों निकल गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल एक्स वाई जेड में वाई जेड पर एक बिंदु ए इस प्रकार है कि एक्स ए इक्वल टू वाई ए। यदि एंगल एक्स वाई ए 50 डिग्री है, एक ए एक्स जेड 19 डिग्री, तो एंगल एक्स जेड ए का मान, ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, वाई जेड पर एक बिंदु, वाई और जेड पर एक बिंदु ए इस प्रकार है कि एक्स ए यानी ये एक्स ए इक्वल टू वाई ए है, तुम्हारा कंडीशन दिया हुआ है, एक्स ए इक्वल टू वाई ए, यानी ये और ये भुजा बराबर है। अच्छा देखो ऐसे भी ये भुजा बराबर, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया ना, यानी इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण बराबर होगा, नहीं?
इस फोकस करते हैं, एक्स वाई ए पर फोकस करते हैं। तुम्हारा शर्त है कि एक्स ए इक्वल टू वाई ए, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो जो बराबर भुजा उसके सामने का कोण भी तो बराबर होता है। इसके सामने का ये, इसके सामने का ये, दोनों बराबर कोण होगा। अब देखते हैं क्या है। यदि एंगल एक्स वाई ए ये दिया हुआ है कितना, 50 डिग्री। ए एक्स जेड ये वाला दिया हुआ है कितना, 19 डिग्री। तो एक्स जेड ए का मान निकालना है, एक्स जेड ए ये निकालना है हमको, ये वाला निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो ये 50 दिया है ना यार, तो ये भी तो 50 ही होगा ना, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये अब इस त्रिभुज पर फोकस करते हैं। त्रिभुज में तीनों कोनों का भी 180 डिग्री होता है, तो 50 50 100, तो 180 में 100, तो ये बचा 80, नहीं बचा। इस त्रिभुज में एक्स वाई ए की बात करते हैं। इस त्रिभुज में ये तो कि समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका सामने और इसका सामने बराबर, तो ये 50 तो ये भी 50, तो 100 तो ऐसे हो गया, तो 80, क्योंकि 180 तो होता ही है ना। तो ये 80 तो ये 100 नहीं हुआ। रैखिक योग में याद करो, रैखिक योग में मैंने बताया था ये और ये 180 होता है। तो ये 80 तो ये 100, 180। अब इस त्रिभुज की बात करते हैं, एक्स ए जेड त्रिभुज की बात करते हैं। 19 डिग्री दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, तो 119 हो गया ना। इसको निकालना है। त्रिभुज में 3 ही तो कोण होता है ना, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, इसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 180 माइनस 119, नहीं तो कितना हो गया, 61। आसान हो गया। ट्रायंगल एबीसी में एबी और एसी भुजाओं को क्रमशः पी और क्यू तक बढ़ाया जाता है। देखो एक त्रिभुज है तुम्हारा, ए बी और एसी भुजाओं को, ए बी इसको बढ़ाया और एसी को बढ़ाया, क्रमशः पी और क्यू तक बढ़ाया जाता है। एंगल पी बी सी और एंगल क्यू सी बी इसका समद्विभाजक ठीक आर पर मिलता है। एंगल आर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 66 डिग्री, तो ये निकालना है। मैंने भी तुरंत बताया था कि 90 डिग्री माइनस हाफ ए बराबर ये निकलता है। तो ये 66 पहले से दिया हुआ है, त्रिभुज के बाहर क्या है तो इसलिए माइनस होगा। इसको निकालने के लिए बताया था ना फार्मूला, तो ये तो ऑलरेडी तुम्हारा दिया हुआ है, तो इस बार तुमको ए ही निकालना है। तो इसको इधर कर दो, यानी 90 माइनस 66 इक्वल टू ए बाई 2। 10 में 6 गया 4, 8 में 6 गया 24, यानी ए बाई 2 इक्वल टू 24। देयरफॉर ए इक्वल टू 48, सॉरी 48, 24 48, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल एबीसी में एडी एंगल सी का आंतरिक द्विभाजक है जो भुजा बीसी से डी पर मिलता है। यदि बीडी 5 सेमी है, बीसी 7.5 सेमी, तो एबी और एसी क्या है। ट्रायंगल एबीसी में एडी, एबीसी में एडी जो है ये एंगल ए का आंतरिक द्विभाजक है, यानी इस एंगल को दो बराबर भाग में बांट रहा है। ठीक, इस एंगल को दो बराबर भाग में बांट रहा है जो भुजा बीसी से डी पर मिलता है। ओके, बीडी दिया हुआ है 5 सेमी, बीसी टोटल दिया हुआ है, टोटल कितना 7.5 सेमी। जरा सोच के देखो,
तुम्हारा बी डी अगर दिया हुआ है 5 सेमी और बी सी अगर दिया है 7.5, तो ये 2.5 होगा ना? नहीं होगा, पूरा का पूरा 7.5 दिया है तो 2.5 होगा। ठीक, तो ए बी और ए सी क्या होगा? मैंने बताया था कि अगर ये कौन समद्विभाजक हो उसके लिए होता है ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी बाई डी सी। तुमको ए बी और ए सी निकालना है। कैसे निकालेंगे? बी डी दिया हुआ है तुम्हारा 5, डी सी दिया है तुम्हारा 2.5, डी सी ये दोगुना है, 2:1 हो जाएगा। हो गया आंसर, 2:1 का अनुपात हो गया। फॉर्मूला है डायरेक्ट, जितना मैंने पढ़ा है सब उसी पर आधारित क्वेश्चन है। ओ एंगल एबीसी का केंद्रक है। ये तुम्हारा एबीसी है, इसका केंद्रक है ओ। ठीक, तुम्हारा केंद्रक है। क्यू आर और पी क्रमशः भुजा इतना इतना को की मध्य बिंदु है। देखो क्यू आर पी भुजा ए बी, क्यू आर पी, ये इसको मिला दो। ठीक, मध्य बिंदु हो गया। यदि बी ओ ये वाला 4 सेमी दिया हुआ है तो ओ आर का मान, ओ आर ये वाला मैंने बताया था यार, पहले पिछले वीडियो मैंने बताया था कि जो केंद्रक होता है ना ये 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। बताया था केंद्रक जो है किसी माध्यिका को, तो ये वाला पार्ट अगर निकालना हो ये वाला तो 2/3 किसका? टोटल जो लंबाई है माध्यिका का, x टोटल लंबाई है। इस बार तुम्हारा बी ओ दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है, कितना? 4 सेमी। 2/3 x मान लो टोटल लंबाई है, कितना दिया है? 4, ये वाला इसलिए 2x इक्वल टू 12, इसीलिए x इक्वल टू 6। ये तो तुम्हारा टोटल लंबाई हुआ, यानी इस पूरे माध्यिका की लंबाई कितनी हुई? 6। तो अगर ये 4 है तो ये 2 होगा ना, 6 तो निकला तो टोटल माध्यिका। अगर ये 4 तो ये बाकी बचा 2, तो 2 आंसर हो गया। अब देखो एक ट्रायंगल पी क्यू आर में माध्यिका पी क्यू आर में माध्यिका पी एस क्यू सी और आर यू बिंदु जी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं माध्यिका, यानी ये केंद्रक है ये। ठीक, यदि PG 2.4 है, PG ये वाला 2.4 है, यानी 2/3x कितना दिया है? 2.4 ये वाला। ठीक है, PG जो है तुम्हारा 2.4 दिया है, इसे x निकाल लो तो 2x इक्वल टू 2.4 इंटू 3, देयरफॉर x इक्वल टू 2.4 इंटू 3/2। तो कितना निकल गया तुम्हारा? इसको माइनस कर दो और कटा दो इसको, तो अगर करेंगे तो कितना? 12, 1.2 इंटू 3 तो 3.6, ये टोटल हो गया। तो निकालना क्या है? PS की लंबाई हो गया, x तो निकालना था 3.6, टोटल तो 3.6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ABC में भुजा AB और AC क्रमशः P और Q तक बढ़ाई गई। ये तुम्हारा ABC है, A और B और C है।
ए बी भुजा को, ये तुम्हारा ए बी है, ये सी है, ए बी भुजा को बढ़ाया गया कहाँ तक, पी तक। ए सी भुजा को बढ़ाया गया कहाँ तक, क्यू तक। ठीक, एंगल पी बी सी, पी बी सी ये वाला, एंगल बी सी क्यू, तो बी सी क्यू ये वाला, इसके द्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं, द्विभाजक ओ पर मिलते हैं। ठीक, यदि ए दिया हुआ है 66, तो बी ओ सी निकालना है। याद करो मैंने बताया था 90 डिग्री माइनस हाफ ए, नहीं तो ये तो तुमको निकालना है, ये वाला डायरेक्ट फार्मूला है तुम्हारा, ये वाला 90 डिग्री माइनस हाफ ए। तो 90 डिग्री माइनस सामने वाला जो ए है उसका आधा कर दो, 33 डिग्री। कितना हो गया, 10 में 3 गया 7, 8 में 3 गया 5, 57 डिग्री आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज एबीसी में ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 12 सेमी, बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 14 सेमी, सी ए प्लस ए बी इक्वल टू 18 सेमी है, तो उस वृत्त की त्रिज्या कितने सेमी होगी जिसका परिमाप उस त्रिभुज के बराबर है। देखो, एक त्रिभुज में ए बी, बी सी और सी ए दोनों दिया हुआ है। देखो, ए बी प्लस बी सी दिया है 12 सेमी, प्लस सी ए दिया है 14 सेमी, सी ए प्लस ए बी दिया है 18 सेमी। सब में देखो ए बी दो बार आ रहा है, बी सी भी दो बार आ रहा है, सी ए भी दो बार आ रहा है। सबको ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू, ऐड करो इसको, 8 × 10 = 14, तो 1 × 3 = 44, इसलिए ab प्लस bc प्लस ca इक्वल टू, ये इससे भागा हो गया 44/2 तो 22। ये हो गया तुम्हारा परिमाप, है ना। ए बी प्लस बी सी किसका, एक त्रिभुज का, एक त्रिभुज है तुम्हारा ए बी सी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना है 22, ये परिमाप है। ओके, तुम्हारा क्वेश्चन बोलता है कि उस वृत्त की त्रिज्या निकालना है, तुमको आर निकालना है, आर निकालना है कितनी सेमी होगी जिसका परिमाप, वृत्त का परिमाप कितना होता है 2πr। वृत्त का परिमाप त्रिभुज के परिमाप के बराबर होता है क्वेश्चन के अनुसार, कि वृत्त का जो परिमाप है त्रिभुज के परिमाप के बराबर, इसलिए r इक्वल टू, यहाँ आ गया ना, अब r इक्वल टू 22/2π, तो निकाल लो इसको, 22/7, तो 22 लॉस 7/2, यानी आंसर हो गया तुम्हारा 7/2। ओके, नेक्स्ट, एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं की लंबाई दी हुई है 9, 12, 15, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखो यार, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना, अगर माध्यिका दिया हुआ हो, मान लो माध्यिका दिया हुआ x, y और z, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या, 4/3 s माइनस x, s माइनस y, s माइनस z। s क्या है, अर्ध परिमाप है तीनों माध्यिका का। s जो है ना वो है x प्लस y प्लस z/2, तो 4/3। पहले s निकालते हैं, तुम्हारी 3 भुजा दी हुई है, x दी हुई है 9, y दी हुई है 12, z दी हुई है 15, तो x प्लस y प्लस z निकालते हैं। इसके अनुसार s निकालना हो तो ये 12 और 15 27, यानी
9 प्लस 12 प्लस 15 27 और 9 ये 36 हो गया। ये तुम्हारा टोटल 36। एस निकालना है हमको, तो 36/2 यानी कितना 18। अब इस फार्मूला पर पुट कर देंगे, एस निकल गया तुम्हारा। फार्मूला है तुम्हारा 4/3 18 एस माइनस एक्स, एक्स दिया है 9, 18 माइनस 9 तो 9, 18 माइनस 12 तो 6, 18 माइनस 15 तो 3। अब इसको निकालो 4/3 दोनों 18 तो लिख ही सकते हैं इसको, 9 तो दिया है, 2 दिया 6 लिख सकते हैं, 6 को 3। अब पेयर बना लो, रूट अंडर है 3 का 2 का और 9 का, यानी 4/3 दो ठो है तो 1 लिखेंगे, 9 भी 2 है तो 1 लिखेंगे, 3 2 है, 3 लॉस हो गया। तो 9 2 18, 18 चौक 72 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल एबीसी में एडी जो एंगल बीएसी को समद्विभाजित करने वाले रेखाखंड है। एक त्रिभुज है एबीसी, एडी एंगल बीएसी को समद्विभाजित करता है। यदि एबी दिया है 21 सेमी, एसी दिया है 14 सेमी, डीसी दिया है 4 सेमी, तो बीसी का पूरा बीसी का मान निकालना है। ठीक, ये निकलेगा तभी ना, ये तो दे दिया गया है, डीसी दिया हुआ है, तुमको बीसी पूरा निकालना है। तो बीडी अगर रहेगा तो ऐड कर देंगे, तो बीडी निकालना है। याद करो ये फार्मूला पे डायरेक्ट है, इतना बटे इतना, यानी ए बी बटे ए सी इक्वल टू बी डी बटे सी डी, फार्मूला पे डायरेक्ट है। ए बी दिया हुआ है 21, ए सी दिया है 14, बी डी कुछ नहीं तो एक्स मान लेते हैं, सी डी दिया है 4, क्रॉस कर लो, 14x इक्वल टू 21 इंटू 4, x इक्वल टू 21 इंटू 4 बटे 14। 7 से करो, 7 दूना 14, 7 या 21, 2 दूना 4 तो x 6 निकला। ये तुम्हारा 6 निकला, 6 4 10, बीसी ही तो निकालना था ना टोटल, तो 6 4 10। ट्रायंगल एबीसी के केंद्रक जी है, एबीसी के केंद्रक मतलब कि यह माध्यिका है, यहाँ पर केंद्रक जी है। याद करो ये 2 और 1 के अनुपात में डिवाइड करता बोले थे। यदि ए जी इक्वल टू बी जी, ए जी और बी जी दोनों बराबर है, ठीक है, तो एंगल बीजीसी क्या होगा, ये वाला बीजीसी, ये एंगल निकालना है। याद करो मैंने अभी तुरंत पढ़ाया था कि अगर किसी त्रिभुज की जो ये पार्ट है, ये पार्ट बराबर हो तो वो समबाहु त्रिभुज होता है। तुमको ये पार्ट निकालना है, ये बीजीसी, एंगल बीजीसी निकालना, ये जी है, ये दिया रहेगा तभी तो। किस फार्मूला बैठाएंगे, 90 डिग्री प्लस हाफ ए तुमको बीजीसी निकालना। ए तो दिया नहीं लेकिन दिया हुआ है, कैसे, ये और ये अगर बराबर है तो ये समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो बैठा दो, हो गया। ए यानी एक तरह से निकला हुआ है, 90 प्लस 60 का आधा 30, 120 डिग्री।
यानी एक समकोण त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जो बी पर समकोण है, जो बी पर समकोण है। ठीक है, एबीसी एक है जो बी पर समकोण है। ए बी दिया हुआ है तुम्हारा 8 सेमी, बीसी दिया है 15 सेमी। त्रिभुज के अंदर ओ से एक अंतःवृत्त बनाया गया है। त्रिभुज के अंदर ओ एक अंतःवृत्त बनाया गया है। ओ ये है तुम्हारा, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या याद करो, या 8 है या 15 है तो 17 नहीं होगा, ट्रिपलेट है तुम्हारा 8 15 17 का ट्रिपलेट याद रखना। 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 ये सब ट्रिपलेट तो 17 है। अभी अभी मैंने बताया था कि अगर किसी समकोण त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त हो, उसकी त्रिज्या निकालना हो, तो मैंने क्या बताया था, a प्लस बी माइनस एच बटे 2 होता है, यानी इतना प्लस इतना माइनस इतना बटे 2, तो 8 प्लस 15 माइनस 17 बटे 2। तो ऐड कर लो यार इसको, 15 5 20 3 23 माइनस 17 कितना हो गया, 10 से 13 में 6 हो गया, 7 हो गया 6 बटे 2 यानी 3। आंसर हो गया। डायरेक्ट फार्मूला था, याद है मैंने बताया था। ये सब फार्मूला अगर याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, आई जो है एक त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है। अंतः केंद्र यानी कोण समद्विभाजक ए बी सी है। यदि एंगल ए बी सी दिया 65 सेमी दिया हुआ है, ये 65 है, और ए सी बी भी दिया हुआ है 55, तो एंगल बी आई सी निकालना है। अरे देखो ये त्रिभुज पे ध्यान दो ना, 65 दिया है 55 दिया है, तो ये कितना होगा, 180 तो होता है कुल मिला के ना। तो 65 प्लस 55 प्लस इतना इक्वल टू 180, तो 65 प्लस 55 प्लस एक्स, कुछ नहीं तो एक्स मान लो, या 5 5 10 0 बाकी 1 120, तो ऐसे हो गया। अगर ये 120 है तो ये कितना होगा, 60 होगा ना यार। फार्मूला है ना तुम्हारा, फार्मूला क्या है ऐसे भी जानते हैं यार, 180 तो होता ही है। तो 100 ये 65 दिया है, ये 55 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, बिल्कुल सिंपल है यार। इसको ऐड करो, 180 में घटा दो, है ना। तो अगर ये और ये मिलकर ही 120 हो गया तो ये 60 हो जाएगा तुम्हारा। ठीक, अब तुमको ये तो निकालना है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। कौन सा फार्मूला, 90 प्लस हाफ ए, तो 90 प्लस इसका आधा, 60 का आधा 30, तो 90 प्लस 30 120 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी 60 डिग्री है। एबीसी और एंगल सी 40 डिग्री है। ट्रायंगल दिया हुआ है, बी दिया हुआ है कितना 60, एंगल सी दिया हुआ है कितना 40। यदि AD एंगल BAC का समद्विभाजक है, ओके, और AE BC, AE जो है BC पर लंब है, तो EAD निकालना है। याद करो मैंने बताया था इस तरह का कि अगर कोई त्रिभुज हो, अगर ये कोण समद्विभाजक हो, यहाँ से हम लंब डालेंगे तो ये कुछ तो बनेगा ना। तो ये त्रिभुज निकालने के लिए इतना माइनस इतना बटे 2 बताया था ना, तो वही तो है, EAD निकालना है तुमको। तो इतना माइनस इतना, 60 माइनस 40,
बटे 2 करना है, फॉर्मूला था, याद है। तो 60 माइनस 40 कितना 20, 20 बटे 2 कितना 10। ये सब सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, PYQ है तुम्हारे हैं, कुछ SSC के, कुछ RRB के, कुछ SSC CPO के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी है। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो कोई त्रिभुज तुम्हारा दे दिया गया है, त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है 3, 4, 5। अगर ये इस तरह अगर बनाएंगे तो प्रॉब्लम में पड़ेंगे, क्योंकि ये 3, 4, 5 ट्रिपलेट है। तो ट्रिपलेट है तो हम इसको समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक। 3, 4, 5 है ना। ट्रिपलेट होने का जैसे ही कोई ट्रिपलेट संख्या 3 संख्या आवे ना, तुरंत तुम्हारा दिमाग खनकना चाहिए कि ये समकोण त्रिभुज है। तो 3, 4, 5 दिया हुआ है। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से, इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु ये मिलाने से बनी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। याद करो, मैंने बताया था कि 1/4 होगा पूरे त्रिभुज का। सबसे पहले तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो ना, जो बड़ा वाला है, किसी त्रिभुज ABC का। फॉर्मूला क्या है, समकोण त्रिभुज का हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो हाफ, आधार कितना 4, ऊंचाई कितना 3, तो कितना हो गया ये तुम्हारा 2, 6 हुआ। ओके, अब तुम्हारा क्या बोलता है कि इस तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है ये वाला, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने बताया था कि अगर किसी त्रिभुज की मध्य, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाओगे तो उससे जो त्रिभुज बनता है वो मूल त्रिभुज का 1/4 होता है, 1/4 ऑफ ट्रायंगल ABC। तो 1/4 इसका त्रिभुज का निकल गया है या 6, तो 6/4 यानी 3/2, ठीक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रायंगल का काफ़ी इम्पोर्टेंट सब चीज़ समझेंगे। अच्छा सब कंसेप्ट, जैसे समरूप त्रिभुज है, सर्वांग सम त्रिभुज वगैरह है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सब है, बहुत सारा इम्पोर्टेंट है। थैंक्स।